हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके घर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज। जैसे कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर के बारे में, सभी चैप्टर के बारे में बता पाऊं। फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के साथ। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या मॉडिफिकेशन और इसमें चाहते हैं। बस आपको छोटा सा साथ देना है, लाइक करते रहना है, कमेंट करते रहना है। मैं आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, मैं कहां से पढूं, कौन सी बुक में से रिवाइज करूं, तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट नोट्स होने वाले हैं आपके लिए। इन सभी का जो पीडीएफ का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाए। बाकी सभी और भी बहुत सारे टीचर्स ने ये क्विक रिवीजन वीडियोस डाली हुई हैं, बट सभी ने सिर्फ फॉर्मूलाज, ऊपर ऊपर से फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। हम उसके अलावा भी आपसे बात करेंगे कैसे ये अप्लाई होगा, कैसे ये प्रॉपर्टीज, बाकी सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी, ग्राफ भी बताए जाएंगे। जिस जिस तरीके से पीवाईक्यू में पहले क्वेश्चन या नीट में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बस ये वीडियोस कॉन्टिन्यूअसली तभी आ पाएंगे बेटा जब रिस्पॉन्स मिलेगा, जब आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आप हाइप करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट से चैप्टर की रिवीजन लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको पता है, 2 पॉइंट मासेस जिनके बीच का आर डिस्टेंस है Gm1m2/r²। बट क्या आपको पता है कि ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। एक बार नीट में ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें वो ये पूछता है क्या ये सभी के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो हमारा आंसर आएगा नहीं, दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ पॉइंट मासेस बेटा। ओके, ये किसी और दो बॉडीज जिनका मास m1 m2 है उनके बीच में ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। ओके, अब है जी की वैल्यू सबको याद रखनी है, और साथ में आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना है। यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर में ये फॉर्मूला काफी यूज होता है, और इसकी खास बात है इसमें मास की पावर -1 आती है। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी भी मीडियम में रख दें इनको, तब भी ये फोर्स सेम रहेगी। पीवाईक्यू में क्वेश्चन है कि दो मासेस के बीच में फोर्स एफ है, अगर हमने इसको वाटर में डाल दिया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, तो मैं लिख देता हूं डू नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक बात। ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है। कई बार बच्चे एरो इधर उधर ड्रॉ कर देते हैं, तो आपको पता हो कि इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइन। अट्रैक्टिव इन नेचर फिर से आ गया, सेंट्रल फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। मेन बात है कंजर्वेटिव फोर्स बेटा। 2022 में नीट में ये क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ऐसे और एक ऐसे हम किसी पॉइंट मास को लेकर जा रहे हैं इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वर्क डन क्या होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बेटा, तो सभी में सेम होगा। आप देख सकते हैं हमारी नीट पीवाईक्यू वीडियो में हमने 25 ईयर्स के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको बताया है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये आ गया बेटा जो ऊपर हमने लिखा था बेटा। वीकेस्ट फोर्स लॉन्गेस्ट रेंज है, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर नियर बाय मास। यहां मैं एक और मास रख दूं तो इन दोनों की फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, कंसेप्ट वेक्टर फॉर्म। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में ये लिखना हो तो फोर्स ऑन 2/1 लिखेंगे तो ये किस तरफ होगा, अट्रैक्टिव है, तो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के ऑपोजिट है, तो ये माइनस लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यहां माइनस नहीं आता, बाकी एक्सप्रेशन क्या रहता है, सेम।
ध्यान क्या रखना है कि यहाँ कैप है तो नीचे स्क्वायर है क्योंकि ये डायरेक्शन है, बट अगर यहाँ वेक्टर आ गया बेटा तो यहां पर नीचे क्या हो जाएगा, क्यूब। ये माइनस हमने आगे लिख दी। ओके, फिर ये एक रिजल्ट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हर छोटी बड़ी चीज हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है कि अगर हम एक मास को दो मासेस में स्प्लिट कर दें, डिवाइड कर दें, और इन दोनों के बीच में हमें फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और कितने होने चाहिए, m/2। तो आपके पास m1/m2 की रेशो भी पूछी जा सकती है, और आपसे m/m की रेशो भी पूछी जा सकती है। फिर आता है बेटा फील्ड। फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ा था वो फोर्स बाय चार्ज था, यहां पर ये फोर्स बाय मास है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ट। तो जब आप फील्ड ड्रॉ करेंगे, जब आप PYQ चेक करेंगे तो काफी सारे ग्राफ पूछे गए। फील्ड और जी का फॉर्मूला सेम होता है, तो चाहे जी ड्रॉ करो चाहे फील्ड, दोनों सेम है। अगर आप ई ड्रॉ करेंगे बेटा तो वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास जो होती है आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर मैग्नीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ऊपर आए। फिर आता है न्यूट्रल पॉइंट। इसके ऊपर बेस्ड भी PYQ में क्वेश्चन अवेलेबल है कि किस पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर नेट फील्ड इज 0। तो किस पॉइंट पे फील्ड 0 होगा, उसका शॉर्ट ट्रिक है √m1, जिससे आप डिस्टेंस लेंगे, m1 से डिस्टेंस लेंगे तो √m1 डिवाइड बाय दोनों के रूट का सम इनटू इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है r। PYQ में क्वेश्चन अवेलेबल है बेटा, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के नेट फील्ड 0 कर सकते हैं। फिर ये भी एक कंसेप्ट है बेटा, अगर हमने किसी भी एक रेगुलर शेप मतलब सभी साइड बराबर, उसके ऊपर सभी वर्टेक्स पे हमने सेम मास रख दिया तो नेट फील्ड सेंटर पे 0 होगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो एक सर्कल है जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन सभी के सेंटर पे फील्ड हमेशा क्या होगा, 0। ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काफी पूछा जाता है। रिंग का फॉर्मूला आ गया फील्ड का बेटा, जो वहां था यहां पर क्या आना था, देखिए थोड़ी कई बार हो जाती है जब नोट्स बनाते हैं। तो ये क्या है, GM मास ऑफ रिंग, x डिस्टेंस डिवाइड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। यहां पर भी ये मैग्नीट्यूड है बेटा, इसलिए ऊपर ड्रॉ किया गया है, अदरवाइज अगर आप देखें x इधर है तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। मैक्सिमम कहां होता है, r/√2 पे, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाता है। वहीं अगर ये r को, जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से फील्ड पूछा जाता है, तो ये क्या होता है, GM sin θ/2 r² θ/2। यहां पर जो थीटा आपको लेना है, ये किस में लेना है बेटा, रेडियन में। साइन के अंदर तो रेडियन में पुट करो या डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां किस में लेना है बेटा, रेडियन में। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे थीटा की तो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। डायरेक्शन हमेशा बाइसेक्टर के अलोंग होगी। कहां होगा, अलोंग बाइसेक्टर। क्या ये बात समझ में आई बेटा। स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड 0 होता है। अब जब हम R डिफाइन करते हैं तो R क्या होता है बेटा, सेंटर से डिस्टेंस, और कैपिटल R होता है रेडियस ऑफ द शेल। तो अगर ये R स्मॉल है तो इसका मतलब इनसाइड पॉइंट है, अगर ये R बड़ा है तो इसका मतलब ये आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, GM/r²। अगर R को कैपिटल R पुट कर देंगे तो वो सरफेस पे हो जाएगा, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर से ये -r है, क्योंकि फील्ड किस तरफ होगा, टूवर्ड होगा। फील्ड किस तरफ होगा बेटा, टूवर्ड। इसलिए अगर वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव आएगा,
अगर यहां मॉडुलस लगा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। मेनली हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के है, तो वो भी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास, तो उसे फील्ड कहा जा सकता है। और अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो सभी फॉर्मूले बाहर ये वाला होता है बेटा, इनसाइड सरफेस पे ये रहता है। अगर आप इसे रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, तो वहां था ρ/3 ε0, और वहां अगर हम देखें तो 1/4πε0 इज इक्वलेंट टू जी, तो 1/ε0 इज इक्वलेंट टू 4πg। तो यहां पर अगर आप लिख दें 4πg ρr/3, तो क्या ये सेम यही बन गया बेटा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला ही यहां पर डेवलप हो रहा है, ये एनालोगस होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला पता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका अगर आप वेरिएशन देखें, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, अगर आप मॉडुलस लगाएंगे तो ऊपर आएगा। जो इन है वो आर के प्रोपोर्शनल है, मिनिमम कहां होगा, सेंटर पे 0, मैक्सिमम कहां होगा, सरफेस। अगर इसके अंदर एक कैविटी हो तो कैविटी के अंदर जो फील्ड है बेटा वो हमारे पास क्या रहता है, कैविटी के अंदर फील्ड क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। फिर आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। क्या है, सरफेस पे जी होती है gm/r², मास ऑफ अर्थ सबको मालूम है और रेडियस ऑफ अर्थ सबको मालूम है। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था, देखिए ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास क्या है, सेम है, सरफेस पे यही होता है। तो क्योंकि जी भी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स ड्यू टू अर्थ डिवाइड बाय मास। बेटा क्या ये बात समझ में आई। ये काफी ज्यादा यूज होता है कि आप इसको इस तरीके से लिखना भी समझे, बहुत सारे फॉर्मूला में आप इसे ऐसे यूज करने वाले हैं बेटा। हाइट एच पे, सरफेस से हाइट एच पे, सेंटर से आर रेडियस पे, फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमने उसी को कन्वर्ट किया है बेटा, ये हमने इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करके आता है। अगर इसमें जो स्पेशल केस है इफ एच इज मच स्मॉलर देन आर, तो ये हमारे पास बाइनोमियल लग के ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। नीट 2025 और उससे पहले 2 बार यही क्वेश्चन आ चुका है कि हाइट एच पे क्या होगा। ओके, डेप्थ डी पे ये 1 - dr होगा सभी वैल्यू के लिए, डी की कोई भी वैल्यू हो। एच में ये सिर्फ स्मॉल वैल्यू के लिए है और डी में ये सभी वैल्यू के लिए वैलिड होता है। ये जी की वेरिएशन आ गई। अगर हम यहाँ डी की वैल्यू आर पुट करेंगे तो सेंटर पे 0, अंदर लीनियरली वेरी करेगी, बाहर इनवर्सली आर के साथ। तो ये ग्राफ और ई का ग्राफ क्या है बेटा, सेम है। तो आपको ये समझना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर इफेक्ट ऑफ जी के शेप बराबर नहीं होती, इक्वेटर ज्यादा बड़ा होता है बेटा। कितना बड़ा होता है, सिर्फ 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, इसलिए इक्वेटर पे कम होगा, पोलर पे ज्यादा। कितने परसेंट, ओनली 0.2%। फिर अगर हम देखें रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पोल्स बेटा, तो रोटेशन की वजह से जी पे इफेक्ट आएगा। कितनी आएगी ये, किस पे, लैटिट्यूड पे। अल्फा फाई क्या है, लैटिट्यूड, G0 - ω²r cos² बेटा। इक्वेटर पे फाई 0 होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, पोल पे ये 90 डिग्री होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। खास बात क्या है, इक्वेटर पे बाकी सभी पॉइंट पे ओमेगा पे डिपेंड करेगा, बट पोल पे ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता। अभी तक इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, बट बहुत जल्दी कभी भी ये पूछा जा सकता है। अब अगर आप देखें तो हमें पता चल गया कि इक्वेटर पे ये कम है, पोल पे ये ज्यादा। कितना है, 0.3%। शेप की वजह से 0.2, रोटेशन की वजह से 0.3%। SIP बेटा कहता है, SIP मतलब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए। एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी changes at all point except on poles. If the speed of rotation of earth is increased by 17 times, increased by
17 times of initial the acceleration due to gravity on equator becomes 0. by 17 है to 18 times होता बेटा. Acceleration due to gravity is maximum on surface. It decrease with the height and depth. मैक्सिमम कहाँ होगी बेटा? ये सरफेस पे मैक्सिमम होगी. सरफेस पे ये क्या है? मैक्सिमम. और हाइट और डेप्थ के साथ कम होती है. ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है. फॉर सेम चेंज इन जी, डी किसके बराबर होना चाहिए? 2h. क्योंकि बेटा फॉर्मूला था d/r. अगर आप सेम चेंज के बारे में बात करेंगे तो ये d इक्वल टू 2h आ जाएगा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h. फॉर h मच स्मॉलर देन r. स्मॉल वेरिएशन के लिए ये वैलिड होता है. ओके, तो जी के ऊपर काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बट वो सभी इन्हीं फॉर्मूला में से पूछे जाते हैं. फिर आती है पोटेंशियल एनर्जी बेटा. पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी Q/r. यहां पर है G/m/r. माइनस साइन क्योंकि हमारे पास फोर्स अट्रैक्टिव है. रेफरेंस जब लिया जाता है, जब हम ये डिफाइन करते हैं तो वो इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ली गई है. मल्टीपल पॉइंट मास होंगे तो सबके लिए हमें हर एक इंडिविजुअल मास के लिए लिखना होगा और हम उनको सम कर देंगे. इसके लिए मैंने जो ये लिखा है ऑल पेयर विदाउट रिपीट. अगर आपने 1 2 की ले ली तो 2 1 आपको नहीं कंसिडर करना. ऑल पेयर विदाउट लिखेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी. अगर ये सारे मास आइडेंटिकल होंगे, अगर ये सारे मास आइडेंटिकल हैं बेटा, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं. एक मास की एनर्जी लिखो, बाकी सबके साथ डिवाइड बाय 2 कर दो इनटू n. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मासेस बच्चों. फिर आता है पोटेंशियल. पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है बच्चों? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. तो पॉइंट मास के लिए क्या बच गया? m1 m2 बाय r होता था, m2 कट गया तो gm/r. ये नेगेटिव होगा, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा माइनस में ड्रॉ किया जाता है बेटा. अगर बाय चांस मैग्नीट्यूड पूछ ली तो आप इसे ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं. मल्टीपल पॉइंट मासेस के लिए स्केलर क्वांटिटी है तो ये ऐड हो जाएगा. ये क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी. रिलेशन क्या होता है फील्ड और ई में? जो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में होता है वही ई और वी में, क्योंकि दोनों ही डिवाइड बाय एम होते हैं बेटा. क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो आप पहले इसे पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्स वाई जेड के साथ, फिर वेक्टर लिख सकते हैं. इसके ऊपर सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है PYQ में, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. पोटेंशियल ड्यू टू रिंग बेटा, कभी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया, बट जल्द ही देखने को मिल भी सकता है. अगर ये हमारे पास r है रेडियस और ये x है, तो आपको 2 तरीके से याद रखना है. अगर सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस r हो, मैंने कई बार ये टेस्ट में क्वेश्चन दिया है, तो -gm/r. अगर रेडियस और x दिया है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा. सेंटर पे पोटेंशियल, क्योंकि यहां माइनस साइन लगा है, इसलिए ये क्या है बेटा? मिनिमम है. क्या है? ये मिनिमम है. कई बात समझ रहे हैं? अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये मैक्सिमम. क्लियर? तो अगर आप देखें तो यहां पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो पोटेंशियल को आप E.dr की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है. पोटेंशियल फॉर शेल बेटा, शेल के लिए अंदर फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल हमेशा सरफेस वाला ही रहेगा. आप देख सकते हैं सेंटर पे और सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. और बाहर ये एक पॉइंट मास की तरह काम करता है, तो पॉइंट मास की तरह -gm/r रह जाएगा. स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अंदर वाले पॉइंट के लिए r छोटा हो जाएगा, बाहर वाले के लिए बड़ा हो जाएगा. स्फीयर के लिए, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वहां ये स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला काम आएगा. बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह ही है, सरफेस पे r को r पुट कर देंगे. इनसाइड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी बन जाता है. सेंटर पे ये 3/2 टाइम्स सरफेस हो जाता है, तो ये मिनिमम रहेगा.
सेंटर पे, सरफेस पे ये हमारे पास जो है वो ये वाला फॉर्मूला बन जाए। अंदर वेरिएशन पैराबोलिक है, बाहर वेरिएशन है हाइपरबोलिक है। नेक्स्ट है बेटा, ये एक एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि सरफेस से हमने फेंक दिया बेटा, अगर आपको वहां एनर्जी लिखनी हो तो सरफेस पे एनर्जी कैसे लिखेंगे? सरफेस पे एनर्जी सरफेस पे हो जाएगी -GMM/r, किसी हाइट h पे क्या हो जाएगी? -GMM/r+h बेटा। इसी एनर्जी कंजर्वेशन को लगाकर अगर हम सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, या फिर आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो कितनी स्पीड से हिट करेगा, इसके ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके लिए आप ये या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये h है बेटा, ये क्या है? h है। ओके, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं क्योंकि जो बच्चे पीडीएफ से इसे रिवाइज करेंगे तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है, कितनी स्पीड से ये हिट करेगा, या फिर अगर मैं v से फेंकूं तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बेटा। ओके, फिर आता है एस्केप स्पीड बेटा, ये मिनिमम स्पीड है जिसके साथ अगर आप थ्रो करें तो बॉडी कभी रिटर्न बैक नहीं होगी। अगर आप सरफेस से फेंकेंगे तो √2gm/r हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। आर मार्क मत कर देना। जब आप gm/r को लिखेंगे, मैंने ऊपर समझाया था, तो ये g/r बन जाता है। किसी भी हाइट h से थ्रो करेंगे तो यहां ये स्मॉल r आ जाएगा और यहां r+h आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जो याद करने वाली बातें हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, चाहे आप 1 किलो की बॉडी को फेंको, चाहे आप 100 किलो की बॉडी को फेंको, सबके लिए एस्केप स्पीड सेम है। और ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। अर्थ की सरफेस पे खड़े होके चाहे वर्टिकली ऐसे फेंको, चाहे किसी एंगल पे, ये हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। और कैलकुलेट कैसे करना है? मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, ये 2 प्लेनेट हैं, यहां से आपको थ्रो करना है तो इसकी एस्केप स्पीड क्या होगी? एस्केप स्पीड जब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप स्पीड के बराबर होगी तो टोटल एनर्जी 0 करनी है बेटा। तो जिस किसी पॉइंट से आपको ये फाइंड करना है कि यहां पर एस्केप स्पीड क्या है, वहां टोटल एनर्जी को क्या कर दो बच्चों? 0 कर दो, आपके पास एस्केप स्पीड आ जाएगी। अगर ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप स्पीड से ज्यादा है तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव होगी और बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी विद नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर ये कम है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, बॉडी जो है बॉडी विल नॉट एस्केप, ये एस्केप नहीं होगी, ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और वापिस आ जाएगी। मून पे ये 2.31 होती है क्योंकि जी की वैल्यू वहां 1/6 हो जाती है। ये फॉर्मूला नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है बेटा। क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी को सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं, कितनी वेलोसिटी से? n टाइम्स ve, जहां n 1 से बड़ा है तभी वो बाहर जाएगा बेटा। तो उसकी स्पीड, फाइनल स्पीड क्या होगी? या स्पीड एट इंफिनिटी क्या होगी बेटा? फाइनल स्पीड क्या होगी? जो स्पीड एट इंफिनिटी क्या होगी? तो रूट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन माइनस एस्केप स्पीड। अगर आप u को nv पुट कर देंगे तो v बाहर आ जाएगा, √n² - 1 आ जाएगा बेटा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन में हमारे पास क्या होता है? सैटेलाइट मोशन में ऑर्बिटल स्पीड बेटा, जिस स्पीड के साथ, यहां पर 2 चीजें और बताऊंगा मैं। यहां सैटेलाइट मोशन में ये सैटेलाइट एक स्पीड के साथ घूम रहा है, मान लो इसकी स्पीड है v0, ये अर्थ थी बड़ी सी और ये इसका ऑर्बिटल रेडियस है, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो ये फॉर्मूला g/mr और ये √g/r+h।
यहां दो चीजें और लिखनी है। फोर्स कौन सी लगती है बेटा? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन सैटेलाइट। ओके बेटा, अर्थ एक्सर्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऐसा लिख लेते हैं। अर्थ, ये लिख देता हूं बेटा, ये जरूरी है। अर्थ एक्सर्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट। समझे बेटा? जो बाकी है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ नहीं लगाती, वो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो कंसेप्ट है। जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है। अगर ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ के बहुत पास हो तो यही बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑर्बिटल स्पीड एस्केप स्पीड के √1/√2 टाइम्स होती है बेटा। ओके, फिर आता है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बेटा। ये होती है -gm/r, ये काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ये। इनमें ये रिलेशन याद रखना है, सिर्फ इसकी रेशो ही पूछी जा चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है टोटल की, और काइनेटिक एनर्जी टोटल का मॉडुलस के बराबर होती है। ओके, फिर आता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बेटा। इट इज प्रोपोर्शनल टू r3, t² इज प्रोपोर्शनल टू r3, 2π√r/। ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड 3-4 बार क्वेश्चन है आ चुका है, और इसके ऊपर बेस्ड तो 2025 में भी क्वेश्चन आया था, g एट हाइट h के ऊपर, और ये t² प्रोपोर्शनल टू r³ के ऊपर नीट 2025 में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? फिर इसमें स्पेशल केस आता है कि अगर फोर्स r⁴n के प्रोपोर्शनल हो तो ये टाइम का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r⁴1 - n। बाय चांस आप भूल जाएं तो आप पुट करके देख लो बेटा कि जब फोर्स r⁻² है तो t² इज प्रोपोर्शनल टू 1 - -2, तो ये क्या आ गया बेटा? r⁻3। अगर बाय चांस ये भूल गए तो ये -2 पुट करके देख लो, जिस ऑप्शन में r³ आ गया वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ये एडिशनल टिप ऑफ द क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी अगर r⁻m u इज प्रोपोर्शनल टू r⁻m है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू du/dr होता है बेटा, तो इट इज r⁻1 - m हो गया। तो यहां n की जगह पुट कर दो m-1, तो ये हो जाएगा 2 - m बेटा। तो ये आप इसी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केपलर्स लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इन्होंने कहा कि सभी जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे। इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सन है बेटा, जो सबसे पास वाला पॉइंट है उसे पेरिगी बोलते हैं, जो सबसे दूर वाला है उसे अपोगी। मैंने याद रखने के लिए कहा है A फॉर अवे और P फॉर पास। पास वाला पॉइंट, दूर वाला पॉइंट अवे। ओके, ये मेजर एक्सेस होता है। दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, दिस इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस। जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो हमारे पास जहां पर ये माइनर एक्सेस कट करता है उसका सन से जो डिस्टेंस होता है वो ये होता है। न्यूमेरिकल में यूज होती है ये वाली बात। मिनिमम डिस्टेंस r2, मैक्सिमम डिस्टेंस r1। ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से ये a ही होता है। e को हम जो है इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो a + ae, और ये मिनिमम हो गया a - ae। अब एक ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, डायरेक्ट MCQ देखने को मिलता है कि जब ये प्लेनेट घूम रहा था इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो इस प्लेनेट का सन से जब मेजर एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर होगा, जब लाइन ज्वाइनिंग इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा 2r1r2 / r1 + r2। ये डायरेक्ट 1 MCQ देखने को मिलता है। केपलर का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, इसके ऊपर बेस्ड भी MCQ आ चुके हैं बेटा। कहता है कि अगर कोई प्लेनेट सन के अबाउट घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो लाइन ज्वाइनिंग विद सन वो इक्वल एरिया स्वैप करती है इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर A से B का टाइम बराबर है
तो ये एरिया भी बराबर होगा किसके साथ, सन के साथ, सेंटर के साथ नहीं बेटा। तो इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट इज गिवन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये होता है एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय 2m। अब क्योंकि जो फोर्स है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगी, तो एक्सेलरेशन भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है बेटा कि अगर कोई प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, ये सन है, जो फोर्स है वो किसके अलोंग लगती है, लाइन ज्वाइनिंग, तो एक्सेलरेशन भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, तो ये टॉर्क क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई, क्योंकि फोर्स इज पासिंग थ्रू द सन। तो सन के अबाउट टॉर्क क्या हो गई, जीरो, आर क्रॉस एफ। अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। केपलर का सेकंड लॉ, ये वही लिख दिया, डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये कंजर्व है बेटा, जब आप अपोगी और पेरिगी पे देखते हैं तो ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए यहां पर क्या आ जाता है बेटा, एम V1 R1, V1 R1, V2 R2। बट जब ये हमारे पास किसी और पोजीशन पे होगी बेटा R, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री नहीं होता, इसलिए क्या लगता है, MVR sin थीटा। वैसे मुझे पता है जो एंगल है वो कौन सा था बेटा, ये वाला, बट 180 माइनस थीटा, तो वो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो जो ये v है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो ये वाली स्पीड क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी, और ये डिस्टेंस मिनिमम है तो ये स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। तो v इज मैक्सिमम एट पेरिगी, v इज मिनिमम एट अपोगी। मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड r मैक्सिमम और r मिनिमम के ही प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप इसे v2 बाय v1 लिखेंगे तो ये r1 बाय r2 होगा। ये मैक्सिमम है, इधर से ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो तो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, रेशो वही फिर से वापस आ जाएगी बेटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास R1 प्लस R2 ये रेशो हो गई मैक्सिमम टू मिनिमम की, दोनों का सम 2 है। टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट होती है बेटा, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है जो मैंने कहा था कि यहां पर अगर आपसे स्पीड पूछ ले, यहां से अगर आप, मैंने 0 लिख दिया गलती से, यहां पर अगर आपसे स्पीड पूछ ले बेटा तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ये डिस्टेंस पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी तो आप वहां पर स्पीड आसानी से लिख पाएंगे। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन कांस्टेंट। सैटेलाइट के लिए यहां 2r था, सैटेलाइट के लिए यहां पर 2a है। SIP बेटा, L इज कांस्टेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होती हैं। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल रही हैं। स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। ये अर्थ के अबाउट जब घूमेगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा बेटा, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है। मैक्सिमम कहां होगी एंगुलर वेलोसिटी बेटा, मैक्सिमम एट पेरिगी और मिनिमम एट अपोगी। ओके, लीनियर मोमेंटम नाइदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन कांस्टेंट बेटा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट पेरिगी, मिनिमम एट अपोगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट अपोगी, मिनिमम एट पेरिगी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 0। बट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये आंसर करना है बेटा, हाफ रेवोल्यूशन पेरिगी से अपोगी जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं आपको हिंट देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से बताना है, फाइनल माइनस इनिशियल से।
आपको बताना है वर्क डन नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव जब ये पेरिगी से अपोगी जाएगा ड्यूरिंग हाफ रेवोल्यूशन। जीरो नहीं होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। केपलर का थर्ड लॉ वही टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, सैटेलाइट में आर क्यूब था। वेटलेसनेस बेटा ये लास्ट टॉपिक है। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करेगी अर्थ सरफेस के आसपास, यानी कि जब उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा तब वो फ्रीली फॉल और वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सैटेलाइट है उसके अंदर जो कोई बॉडी है वो हमारे पास वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है और सैटेलाइट इज ऑलवेज इन द फ्री फॉल कंडीशन। तो 35 मिनट में आपने देखा कि मैंने कितना सारा कंटेंट आपको दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं बाकी सभी चैप्टर के लिए भी वीडियो लेकर आऊं आपके लिए, तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन कौन से चैप्टर की वीडियोस पहले चाहते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।